वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। न्यूक्लियस चैप्टर का मैंने कहा था लास्ट पार्ट हम कराएंगे, तो चलिए बच्चे लास्ट पार्ट की तरफ ही चल रहे हैं। और उसमें मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा डिके ये बता दिया था, और उस पर मैंने कहा था कि अल्फा डिके पे क्वेश्चंस आते हैं, बीटा पर आते हैं, गामा पर आते हैं। और बीटा का मैंने बताया था, बीटा दो टाइप के एमिशन होते हैं, बीटा निगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। बीटा निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, बीटा पॉजिटिव का मतलब पॉजिट्रॉन। और ये क्यों निकलते हैं आपको पता है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का निकलना वो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन पर डिपेंड करता है। और ये भी मैंने बताया कि जो बीटा एमिशन है वो कंटिन्यूस इसका स्पेक्ट्रम आता है, बिकॉज इट हैज द एंटायर एनर्जी फ्रॉम जीरो टू ए एंड पॉइंट एनर्जी। और वो सारा किसकी वजह से होता है? एंटी न्यूट्रिनो की वजह से होता है। तो एंटी न्यूट्रिनो अकम्पनी करते हैं बीटा पार्टिकल्स के साथ। अब बीटा निगेटिव है तो एंटी न्यूट्रिनो होता है, और बीटा पॉजिटिव है तो उससे न्यूट्रिनो होता है। ये मैंने बता दिया था कि क्यों हम यूज़ करते हैं। तो जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं तो वो प्रीवियस वीडियोस को देख लें। और बच्चे, और भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स मैंने उसकी प्लेलिस्ट बन गई है। रे ऑप्टिक्स है, वे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, डुअल नेचर है, एटम है, और अब ये न्यूक्लियस, इन सब की प्लेलिस्ट बन गई है बच्चे। तो आप उस पर जाकर सारे वीडियो जल्दी जल्दी देख लीजिए। और उनके साथ साथ बच्चे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड किए हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चे अब आगे इसको एंड करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी कराते हैं ऑफ चैप्टर, कंटिन्यू करते हैं। चलिए लेट अस गो टू द लेक्चर। तो ये बच्चे गामा डिके था, मैंने बताया था गामा डिके में केवल और केवल एक ही एग्जाम्पल हम यूज करते हैं, ज़्यादातर कोबाल्ट से निकल में चेंज होना, और दो गामा निकलते हैं 1.17 MeV, ये रहा 1.17 MeV और 1.33 MeV। और इसका मैंने कुछ इंसिडेंस भी बताया था कि ये कोबाल्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से कवाड़ी को भेज दिया गया था, और वहाँ से किस तरह से रेडिएशन से उस पर असर पड़ा था। बहुत पुरानी बात है। चलिए ये हो गया। अब इसमें एक बहुत स्पेशल चीज़ मैं और बताऊं, है एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कभी कभी, उसका बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई बीटा निगेटिव है तो एन टू जेड रेशो क्या होगा, बीटा पॉजिटिव एमिशन हो रहा है तो एन बाय जेड रेशो क्या होगा। ये सारी चीजें और देख लो। और देखो इससे पहले एक स्टेबिलिटी, एक मिनट, एक स्टेबिलिटी कर्व और देख लो, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व। ठीक है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व है। तो यहां पर हमने इधर हम ले लेते हैं एन, इधर एन ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं जेड। जेड का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और जेड हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। और ये बच्चे एन इज इक्वल टू जेड लाइन हमने ड्रॉ कर दी, मान लीजिए दिस इज एन इज इक्वल टू जेड लाइन। दिस इज एन इज इक्वल टू जेड लाइन, मान लीजिए एन इज इक्वल टू जेड। तो जो स्टेबिलिटी रीजन आता है वो बच्चे थोड़ा सा यहां से हटकर है। ये जो आपके पास रीजन आ रहा है दैट इज स्टेबल। जो एलिमेंट्स न्यूक्लियस होंगे वो इसके अंदर जो है ये स्टेबिलिटी रीजन है। तो स्टेबल रीजन ये है। जो भी न्यूक्लियाई, जो एलिमेंट्स
इसमें है वो आपके पास स्टेबल है, इधर आपका अनस्टेबल है, इधर अनस्टेबल है। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास यहां पर कोई एलिमेंट है, यहां पर एक कोई एलिमेंट है बच्चे, एक मिनट, इस एलिमेंट को, ये कोई एलिमेंट है, और एक मान लीजिए कोई एलिमेंट यहां है। एक मिनट, इसका कलर दूसरा ले लेते हैं। अब ये जो है एलिमेंट, मुझे बताइए ये भी यहां आना चाहेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है। और बच्चे ये भी अनस्टेबल है, तो ये भी इधर आना चाहेगा स्टेबल रीजन में। तो जरा मुझे बताने की कोशिश करो कि यदि मैं इसको ऐसे दिखाऊं आपको, ये इसका एन बाई जेड रेशो बहुत ज़्यादा है, तो जब ये एन बाई जेड रेशो बहुत ज़्यादा है तो ये इधर से इधर जाना चाहेगा, तो इसका मतलब ये एन बाई जेड रेशो कम हो जाएगा। इसका देखो बच्चे, इसका एन बाय जेड रेशो कम है, यानी एन बाय जेड रेशो कम है, स्लोप कम है, एन बाय जेड टेन थीटा हो गया, तो इसका जो है एन बाय जेड रेशो कम हो जाएगा। तो ये जो आपके पास फर्स्ट है और ये मान लीजिए सेकंड है, फॉर फर्स्ट न्यूक्लियस फर्स्ट न्यूक्लियस का क्या हो रहा है कि एन बाई जेड रेशो ये डिक्रीज हो रहा है। अब एन बाय जेड रेशो डिक्रीज कब होता है, मुझे बताइए। फॉर बीटा नेगेटिव एमिशन, बीटा नेगेटिव एमिशन में जो न्यूट्रॉन है वो बच्चे प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्लस क्यू, है नहीं? ये जो आपके पास है बीटा नेगेटिव एमिशन, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ले लेते हैं। तो बीटा नेगेटिव एमिशन के लिए आप देखो बच्चे कि आपके पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब बीटा नेगेटिव एमिशन के लिए, फॉर बीटा नेगेटिव एमिशन व्हाट इज हैपनिंग, एन बाय जेड रेशो डिक्रीज होगा। इसका मतलब यहां पर ये जो है ये बीटा नेगेटिव एमिशन है। दूसरे के लिए, फॉर सेकंड न्यूक्लियस, यानी मैं बहुत स्पेशल चीज करा रहा हूं आपको, कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं करना है। फॉर सेकंड न्यूक्लियस, ये तो फर्स्ट न्यूक्लियस के लिए मैंने बता दिया, फॉर सेकंड न्यूक्लियस एन बाय जेड रेशो क्या हो रहा है, एन बाय जेड रेशो इंक्रीज हो रहा है। एन बाय जेड रेशो इंक्रीज होने का मतलब है जेड जो है एन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर बच्चे बीटा पॉजिटिव एमिशन होगा। तो बीटा पॉजिटिव एमिशन में जो आपके पास प्रोटॉन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू, नहीं, तो प्रोटॉन है आपके पास वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोटॉन जो है वो आपका न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो एन बाय जेड रेशो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हो गया बच्चे ये बीटा पॉजिटिव एमिशन है। तो ये ग्राफ बनाकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई यहाँ से इधर जा रहा है, एक इधर से इधर जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, इसका बीटा पॉजिटिव एमिशन है, इसका बीटा नेगेटिव एमिशन है। तो और ये भी समझ में आ गया, तो बीटा नेगेटिव एमिशन में एन बाय जेड रेशो डिक्रीज होता है और बीटा पॉजिटिव एमिशन में एन बाय जेड रेशो इंक्रीज होता है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि जेड एक्स से निकालो और उस, ये पुराने जमाने की बातें नहीं है अब, ठीक है। आइए थोड़ा स्पीडली काम करते हैं। ये हो गया स्टेबिलिटी कर्व से क्वेश्चन कैसे किया जाता है। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भी देख लो, इसी पर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में ये ऐसा क्या हो रहा है, मेरा एक खाली क्यों आया, ओके देख लेते हैं।
लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात। एक क्वेश्चन और देखो जरा, एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोजिंग आपके पास दो आइसोटोप्स हैं, विच आइसोटोप, आइसोटोप सबको समझ में आता है बच्चे, मैंने बताया नहीं, आइसोटोप सेम जेड है, आइसोबार सेम ए है, आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, आइसोडाइफर्स हैं, ये सब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। विच आइसोटोप इज मोर स्टेबल? और यहां पर मैंने आपको देखो, ये है 3x4 कॉमा 3x7, दोनों को x ही दिखाया मैंने, तो एक 3x4 है और एक आपका 3x7 है। तो आप बच्चे पहले इसका देखते हैं, n/z रेशो और 3x4, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बच्चे ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आपके पास ए है, ये n+z है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो बच्चे a-z होते हैं। ए तो 4 है, 4 - 3 अपॉन z बच्चे 3 है, दिस इज इक्वल टू 1/3। तो n/z रेशो देखो जरा, स्टेबिलिटी रीजन में यदि बहुत कम है, यानी कि आपके पास 1/3, यानी कि बहुत इधर की तरफ ही है, ये आपके पास 1 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए n/z रेशो, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। तो 1/3 जो है ये आपके पास, इट इज फार अवे फ्रॉम स्टेबिलिटी रीजन, करेक्ट है, फार अवे फ्रॉम स्टेबिलिटी रीजन। अब चलते हैं दूसरा, n/z रेशो फॉर 3x7। तो इसमें बच्चे आपके पास n जो आ जाएंगे 7 - 3 अपॉन 3, दैट इज 4/3। ये आपके पास क्या कर रहा है, इट लाइज इन स्टेबिलिटी कर्व रीजन। तो मुझे बताइए कौन सा, ये तो बच्चे स्टेबिलिटी कर्व रीजन में है, और वो आपके पास इट इज फार अवे फ्रॉम द स्टेबिलिटी रीजन। कौन सा स्टेबल हो गया, तो 3x7 आइसोटोप इज मोर स्टेबल, इज स्टेबल है, बल्कि मोर स्टेबल क्या, ये स्टेबल है वो अनस्टेबल है, इज स्टेबल, एंड 3x4 इज अनस्टेबल। तो ये दोनों मैंने आपको क्वेश्चन स्टेबिलिटी कर्व से बता दिए। आया बच्चे आपको समझ में क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग टाइप के हैं, जिसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आते हैं नीट में और जेईई मेंस में। तो आपको बच्चे इस पर सोचना चाहिए और इसको देखना चाहिए हमारे वीडियो को। अब रेडियो एक्टिविटी का बच्चे वो रदरफोर्ड ऑडी तो नहीं है, यानी वो तो हटा रखा है। तो आप एक काम करो, हम न्यूक्लियर फिजन को थोड़ा सा बता दें। मैंने न्यूक्लियर फिजन थोड़ा सा बताया था कि वन फिजन से कितनी एनर्जी निकलती है, 200 MeV निकलती है। और मैंने ये भी बता दिया था कि यदि आपको फिजन को यूज़ करना है एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, और यदि एक इलेक्ट्रिक पावर रिएक्टर बनाना है 1 मेगावाट का थ्रू आउट डे, तो केवल 1 ग्राम यूरेनियम की जरूरत पड़ती है फॉर 100% एफिशिएंसी। यानी ये मैंने आपको बताया था, याद कर लो, 1 ग्राम uranium 235 is required for producing an electric plant to generate power of 1 megawatt throughout the day। एक हफ्ते में पूछ रहा है, 10 दिन में पूछ रहा है, 30 दिन में पूछ रहा है, उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाना और उसी एफिशिएंसी का भी देखते चले जाना। चलिए अब हम न्यूक्लियर फिजन को एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं।
थोड़ा टेक्निकल पार्ट में और करा दूँ, फिजिक्स वाला पार्ट इसमें मैं कराऊंगा। न्यूक्लियर फिजन, फिजन के अंदर बच्चे हम दो आइसोटोप होते हैं, आपको पता है, यूरेनियम 238 होता है, यूरेनियम 235 होता है यूरेनियम का। इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं 235 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उसकी अबंडेंस बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं, उसकी हम एंडिसमेंट प्रोसेस होता है, एंडिसमेंट प्रोसेस हैदराबाद में होता है, वहाँ पर इसको हम इसकी परसेंटेज बढ़ाते हैं, ठीक है। और जो ये निकलता है आपके पास यूरेनियम, वो झारखंड में जादूगोड़ा माइंस हैं, जादूगोड़ा माइंस, वहाँ से निकाला जाता है, और हैदराबाद में इसको एंडिसमेंट प्रोसेस करते हैं। तो एंडिस्ड यूरेनियम हम यूज़ करते हैं, यूरेनियम 235, ठीक है। तो यूरेनियम 235 इसको जो है बच्चे हम, अब यहाँ पर बच्चे 0 N 1, ये आपके पास थर्मल न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये थर्मल न्यूट्रॉन होना चाहिए। थर्मल न्यूट्रॉन क्या है? तो थर्मल पार्टिकल, ध्यान रखना है, जो भी पार्टिकल जिसकी एनर्जी, याद रखना, थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब इसकी जो एनर्जी है इज 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया बोलो? 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या नहीं? 1/10 पॉइंट, एक मिनट, 10 ये लिख दिया, और 0.25, ओके, थोड़ा गलत हो रहा है। तो 0.025 सॉरी ईवी एनर्जी चाहिए। तो ये आपके पास थर्मल न्यूट्रॉन है। थर्मल पार्टिकल कोई भी होगा उसकी एनर्जी बत्तीस नहीं होगी, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये करेक्ट है। तो हमें थर्मल न्यूट्रॉन चाहिए फिजन करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। फिर मैंने ब्रेकिंग में बता दिया था। इससे पहले तो ये आपके पास यूरेनियम 36 हो जाएगा, फिर ये बच्चे ब्रेक होगा। अब इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, बेरियम क्रिप्टन हो सकता है, लैंथम मॉलिब्डेनम हो सकता है। तो मैं यहाँ पर बिना रिएक्शन सॉल्व बैलेंस करे बेरियम, एक मिनट, बेरियम प्लस क्रिप्टन। अब खासियत इसमें यह है कि न्यूट्रॉन ही ट्रिगरिंग पार्टिकल है और न्यूट्रॉन ही निकलते हैं इसमें बच्चे, ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, प्लस क्यू एनर्जी। एनर्जी कैसे निकालते हैं? मास डिफेक्ट से निकालते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट एएमयू में मल्टीप्लाइड बाय 931.6, आ रहा है सबको समझ में? ठीक है। तो 2.5 न्यूट्रॉन्स का मतलब एक बार 2 न्यूट्रॉन, एक बार 3 न्यूट्रॉन, एक बार 2 न्यूट्रॉन, एक बार 3 न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब आपके पास ऑन एन एवरेज 2.5, याद रखना, हर एक में क्वेश्चन बनता है। ये आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं डॉक्टर बनने के लिए सीढ़ियां हैं, यदि आप नहीं सुनोगे तो आप उस सीढ़ी से बहुत दूर जा रहे हैं। तो दो दो न्यूट्रॉन ही निकलते हैं, 2.5 न्यूट्रॉन निकलते हैं, बेरियम क्रिप्टन प्रोडक्ट बना है। तो बस खासियत ये है कि ये जो आपके पास न्यूट्रॉन है, ट्रिगरिंग जो आपका न्यूट्रॉन है, वो आपका थर्मल न्यूट्रॉन है, उसकी एनर्जी बहुत कम है। और ये जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, इनकी एनर्जी पता है कितनी है? इनकी एनर्जी 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपको समझ में आ गया, इतनी ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, इतने ज्यादा एनर्जी के न्यूट्रॉन है। वो तो बच्चे आपके पास, यूरेनियम तो एक न्यूक्लियस लिया है मैंने, यूरेनियम का एक न्यूक्लियस को मैंने तोड़ा है अभी। अब आपके पास कोई अमाउंट लेंगे तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो ये उनको तो कर ही नहीं पाएगा, उतने एस्केप हो जाएंगे सारे न्यूट्रॉन्स। तो उनको फिर हमें क्या करना है? स्लो डाउन करना है, यानी हमें उनको फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को थर्मल न्यूट्रॉन्स में चेंज करना होगा। चीज समझा रहा हूं मैं, जरा देखो। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका ये रिएक्शन है इसको कहते हैं चेन रिएक्शन, है नहीं? मैं इसलिए करा रहा हूँ बच्चे, 10th में हुआ करता था, अब 10th में बच्चों ने नहीं किया है, प्रॉब्लम ये है, चेन वहां से हटा दिया है। तो चेन रिएक्शन का मतलब एक रिएक्शन है जिसमें a reaction in which
A reaction in which the initiating particle जिसको हम ट्रिगरिंग पार्टिकल कह सकते हैं, इनिशिएटिंग पार्टिकल जो ट्रिगर कर रहा है, the triggering one is produced in reaction a reaction in which the initiating particle जो ट्रिगर कर रहा है is produced in the reaction itself, अपने आप, बाहर से जरूरत नहीं है। तो ये जो आपके पास बात बन रही है, द इनिशिएटिंग पार्टिकल रिएक्शन में ही बनती चली आ रही है, तो इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं वो बहुत हाई एनर्जी के हैं, तो इनको स्लो डाउन करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इनको स्लो डाउन करना है। तो स्लो डाउन करने के लिए हमारे पास उसको कहते हैं मॉडरेटर। तो मॉडरेटर क्या करता है बच्चे, ये स्लो डाउन करता है, स्लोज डाउन द एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स, है ना, यानी कि उनको एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स एंड कन्वर्ट देम इनटू, इसमें कन्वर्ट कर देता है, थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देता है, एंड कन्वर्ट देम इनटू थर्मल न्यूट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? चेन रिएक्शन मैंने आपको चेन रिएक्शन बता दिए पहले, व्हाट इज चेन रिएक्शन, और फिर मैंने बता दिया कि मॉडरेटर क्या करता है, मॉडरेटर जो है स्लो डाउन करता है, मॉडरेटर स्लोज डाउन द एनर्जेटिक न्यूट्रॉन एंड कन्वर्ट देम इनटू थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो ये आपके पास मॉडरेटर का है। मॉडरेटर क्या यूज कौन कौन से होते हैं, देखो हम एग्जाम्पल है इसमें होता है बच्चे, एक्चुअली में प्रोटॉन है। देखो आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा है कि यदि मासेस कंपेरेबल होते हैं तो वो अपने एनर्जी को क्या कर देते हैं, मैक्सिमम ट्रांसफर करते हैं। तो न्यूट्रॉन्स की तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो यदि उनको हम प्रोटॉन यानी जिनका मास न्यूट्रॉन के कंपेरेबल है उनसे कोलाइड कराएं, तो वो अपने एक्सचेंज कर लेंगे वेलोसिटीज को। तो न्यूट्रॉन की जो इसकी स्पीड ज़्यादा है वो प्रोटॉन को दे देंगे, और प्रोटॉन की स्पीड बहुत कम है, वो आपका किस पर हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन क्या होंगे, थर्मल, रूम टेम्परेचर पर है, तो वो थर्मल बन जाएंगे, न्यूट्रॉन थर्मल न्यूट्रॉन बन जाएंगे, और जो प्रोटॉन है वो एनर्जेटिक प्रोटॉन बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, यूक्रेन में आपको पता है, अब यूक्रेन में है, पहले चेरनोबिल याद है किसी को, रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर खराब हो गया था, उसमें से जो ग्रेफाइट था वो लीक कर गया था, उससे रेडिएशंस कितने हैजर्डस चीज है ये, ध्यान रखना, बहुत ध्यान देना पड़ता है इस पर, न्यूक्लियर रिएक्टर पर। तो ग्रेफाइट यूज करते हैं, एग्जाम्पल इसमें जो है वो ग्रेफाइट यूज करते हैं। और दूसरा हम यूज कर रहे हैं हैवी वाटर। H2O, ठीक है। तो हैवी वाटर यूज करते हैं इंडिया में, ध्यान रखना बॉम्बे में अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो वहां पर हम सिंपल पानी वाटर यूज कर लेते हैं, अदरवाइज और जगह पर हैवी वाटर यूज कर रहे हैं। चलिए, तो ग्रेफाइट यूज कर सकते हैं, हैवी वाटर यूज कर सकते हैं, हैवी वाटर का दो पर्पज भी है। तो ये सब हमने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा आप चाहे तो देख लो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में है क्या 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 चीजें हैं। इसमें छोटा सा हल्का सा कंसेप्ट दिखाऊं मैं, कि यहाँ पर छोटा सा मैं डायग्राम बना दूं, देखो
ये तो बच्चे हो गया फर्नेस, इसको मैं फर्नेस कह रहा हूँ जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होंगी। तो न्यूक्लियर जो आपके पास जो एंरिच्ड यूरेनियम है वो फ्यूल के फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पर फ्यूल के फॉर्म में यहाँ रख लेंगे, ये आपके पास फ्यूल के फॉर्म में यहाँ पर है। ये आपके पास यूरेनियम रॉड्स है, इसका मास भी बच्चे क्रिटिकल मास होता है। ठीक है, ये यूरेनियम एंरिच्ड यूरेनियम हो गया। ये बच्चे कंक्रीट की वॉल्स हो गई, ये आपके पास शील्ड है, कंक्रीट की शील्ड, जिससे कि कोई भी रेडिएशन बाहर ना आ जाए। इसमें बच्चे ऊपर से नीचे, इसको एक्चुअली में यहां पर ये हमने डाले हैं कंट्रोल रॉड्स, ये जो है आपके पास कंट्रोल रॉड्स हैं। कंट्रोल रॉड्स का बहुत मेन काम होता है कि वो रिएक्शन को क्रिटिकल रखता है। मैं बताऊंगा क्या क्रिटिकल रिएक्शन है। ये आपके पास यूरेनियम रॉड्स है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे इसमें फर्नेस में जो रिएक्शन होगी तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी को लेना है आपको, हीट को एब्जॉर्ब करना है। तो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जो हीट को सक कर ले, कूलेंट चाहिए। तो यहाँ बच्चे कूलेंट होगा। आप कूलेंट जो है या तो लिक्विड सोडियम यूज कर सकते हैं, हैवी वाटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये कूलेंट है। अब यहाँ से बच्चे इसमें ये जो कूलेंट है ये अपने यहाँ से हीट सक करे। ठीक है, यहाँ से इसको हीट सक करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, और अपनी ये हीट को दे दे। ठीक है, हीट को दे देगा, हीट एक्सचेंजर होगा। यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर है, मैं थोड़ा सिंबॉलिकल डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ। तो ये हीट एक्सचेंजर हो गया। ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ जो है आपके पास क्या है, यहाँ पर हो गया आपके पास ये कूलेंट जा रहा है। ठीक है, कूलेंट है, यहाँ पर हीट दे रहा है। अब यहाँ पर हीट देने से जो हीट एक्सचेंजर है, अब इसने अपनी हीट यहाँ दे दी, यहाँ पर क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, अब ये हीट एक्सचेंजर हो गया, पानी आ गया। अब यहाँ से जो बच्चे क्या बन गए, यहाँ से बन गए अब आपके पास वेपर, यहाँ वेपर चले गए। अब जो वेपर है ये बच्चे उसको यहाँ आ गया। यहाँ पर वेपर जो है वो काम करेगा। ठीक है, ये मैंने ये टरबाइन, यहाँ टरबाइन हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो स्टीम है, ये पानी है इधर। तो स्टीम ने अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टरबाइन को अपनी एनर्जी टरबाइन को दिया। टरबाइन ने आपका रोटेशन शुरू हो गया। रोटेशन से क्या है कि जो मैकेनिकल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ठीक है, अब यहां से बच्चे एक चीज तो ये देखो कि हमें पहले तो इसको भेजना है, वापस को भेज देते हैं।
यहाँ पर इसको दोबारा से यहाँ भेज देते हैं पंप लगाकर। ये पंप लगा दिया तो ये आपके पास कूलेंट फिर चला गया इसके अंदर, कूलेंट। ठीक है। अब यहां से बच्चे जो अनयूज्ड स्टीम है, अब ये पानी में कन्वर्ट हो गया होगा, इसको यहां फिर डाल देते हैं, या फिर पंप लेकर यहाँ पंप ले लेते हैं और ये आपके पास इस तरह से ये पंप हो गया। यहाँ तो स्टीम है और यहाँ फिर पानी हो गया। लेकिन अभी यहाँ एक छोटी सी चीज रह गई। अब ध्यान से देखो कि पानी जो है अभी तो स्टीम ही होगा, ये स्टीम को पानी में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ जो बच्चे स्टीम आ रही है, यहाँ भी स्टीम होगी, अनयूज्ड स्टीम, ये टरबाइन हो गया। यहाँ पर बच्चे ये तो हीट एक्सचेंजर हो गया। यहाँ कंडेंसर चाहिए। अब इसको जो है हमें यहाँ पर कंडेंसर चाहिए जो इसको ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, रुक जाओ। इसमें चला गया और ये यहाँ से इसको हमने ऐसे कर दिया। ये स्टीम आ रही है, यहाँ जो स्टीम आ रही है बच्चे, स्टीम को हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए यहाँ पर ठंडा पानी डाल देंगे तो ये आपके पास ये हो जाएगा कंडेंसर। एक मिनट, ये बच्चे कंडेंसर है ये वाला। एक मिनट, इसको पूरे को इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कंडेंसर हो गया, ये कंडेंसर है ये वाला। ये पानी आ गया। अब दोबारा देख लो बच्चे, यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। ये आपके पास रॉड्स हैं, यूरेनियम रॉड्स हैं, ये कंट्रोल रॉड्स हैं, बेरियम एंड कैडमियम की होती है। यहाँ से रिएक्शन से जो आपके पास कूलेंट है वो हीट लेता है। हीट लेने के बाद वो हीट एक्सचेंज कर देता है हीट एक्सचेंजर में। उससे जो बचे यहाँ पानी था वो आपका स्टीम में चेंज हो गया। स्टीम से जो है टरबाइन घूम गई। टरबाइन घूमने से क्या है, जो अनयूज स्टीम है उसको हमने कूल करके पानी में फिर चेंज कर दिया और इसको वापस हमने हीट एक्सचेंजर में ले लिया। और यहाँ से जो बच्चे जो आपके पास कूलेंट है, कूलेंट को दोबारा से फर्नेस में डाल दिया। तो इस तरह से पूरा मैंने रिएक्टर का कंसेप्ट हल्के तरीके से समझा दिया। तो इसमें आपको क्या चीज नहीं समझ में आया? जो चीजें मैं वो हैं वो चीज थी, एक तो थी आपके पास कंट्रोल रॉड्स क्या है। कंट्रोल रॉड्स जो है वो बेरियम के एंड कैडमियम की होती है। इनका क्या पर्पस है? इनका पर्पस है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि हमारे पास रिप्रोडक्शन फैक्टर वो आपके पास 1 रहता है। टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स टू मेक रिएक्शन कंट्रोल, रिएक्शन टू मेक रिएक्शन कंट्रोल्ड एंड क्रिटिकल। अब क्रिटिकल और सब क्रिटिकल क्या है, उसके लिए मैं आपको एक रिप्रोडक्शन फैक्टर बता दूं। न्यूक्लियर रिएक्टर में एक रिप्रोडक्शन फैक्टर के है, न्यूट्रॉन्स का के। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ओके अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, नंबर कैसे लिख दिया, NUM कहाँ गया, NUM नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब्ड, ये हुआ आपका रिप्रोडक्शन फैक्टर। और यदि न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस एब्जॉर्ब जो है उसमें सारी चीज आ जाएंगी, इसमें फिजन भी कर रहा है, कैडमियम रॉड भी उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो सारी चीजें। यदि एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल के जो है 1 से कम हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं क्रिटिकल रिएक्शन के लिए, फॉर रिएक्शन टू बी क्रिटिकल, रिप्रोडक्शन फैक्टर 1 होना चाहिए। यदि आपके पास फॉर सुपर क्रिटिकल के जो है 1 से ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तो बच्चे जो रिएक्टर है इसका एक्सप्लोजन होना तय है। यदि आपके पास सुपर क्रिटिकल हो गया तो न्यूट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और एब्जॉर्ब कम हो रहे हैं, तो भयंकर एकदम विस्फोट हो जाएगा। और दूसरा होता है फॉर सब क्रिटिकल। ये सारे क्वेश्चन बच्चे देखो तो आते नहीं है क्या, आते हैं। के इज लेस देन 1, तो इसमें क्या है कि रिएक्शन विल डाई आउट, रिएक्शन डाइज आउट, रिएक्शन डाइज आउट, ऐसा कुछ हो जाएगा आपके पास। तो हमें रिएक्शन को क्रिटिकल बनाए रखने के लिए कंट्रोल रॉड्स की जरूरत पड़ती है, उसमें बेरियम और कैडमियम यूज करते हैं। एक तो ये बात खत्म हुई। दूसरा मैंने आपको बताया था कूलेंट। कूलेंट क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब्स हीट, इन फर्नेस जहां रिएक्शन हो रही है, एंड एक्सचेंजेस हीट, रिलीजेस हीट इन हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर में वो हीट को रिलीज कर देता है, एक्सचेंज कर देता है। इसकी बच्चे करेक्टरिस्टिक्स कुछ होनी चाहिए। एक तो इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। और दूसरा जो है इसकी हाई स्पेसिफिक हीट। अब देखो आपको पता नहीं याद है नहीं याद है, थर्मा वाला चैप्टर था तो हमने उसमें था कि यूटेंसिल्स जो आपके किचन में यूटेंसिल्स होते हैं उनका स्पेसिफिक हीट कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, सोचो जरा एक बार, है ना। उनका स्पेसिफिक हीट यूटेंसिल्स का कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये सोचना। उनका होना चाहिए कम, जिससे कि हम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए, चेंज आए। यहाँ पर बच्चे क्या है कि यहाँ पर हमें टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ाना है उसका, जो आपके पास कूलेंट है वो, लेकिन हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले, तो सी बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो हाई स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। विदाउट मच राइज इन टेम्परेचर इट शुड सक ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट इन द फर्नेस, फर्नेस में से बहुत ज्यादा हीट ये एब्जॉर्ब कर ले, टेम्परेचर ना बढ़े ज्यादा, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज, ये सब प्रॉपर्टीज देख लो बच्चे, है ना, कहीं से क्वेश्चन बन गया तो बुरा हाल हो जाने वाला है। तो ये सब क्वेश्चंस हो गए। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई स्पेसिफिक हीट ये कूलेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और इसमें हम यूज जो करते हैं एग्जाम्पल जो है वो एक तो है लिक्विड सोडियम, एंड दूसरा हम यूज करते हैं हैवी वाटर। तो हैवी वाटर जो है सिंपल वाटर भी यूज कर सकते हैं। मैंने बताया था जो अप्सरा रिएक्टर है बॉम्बे में, उसमें हम वाटर यूज करते हैं एज ए मॉडरेटर और एज ए कूलेंट भी यूज कर सकते हैं। तो हैवी वाटर और वाटर भी हम यूज कर सकते हैं कूलेंट के लिए। ठीक है, ये हो गया। ऑटोमोबाइल्स में सबको पता है कि पानी यूज करते हैं, नहीं, चलिए कूलेंट हो गया।
और क्या चीज रह गया इसके अंदर? सब कुछ तो हो गया, जरा देखो एक बार। हाँ, रॉड्स के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया, ठीक है। और तो कुछ है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, इतना ही है। सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये सब हो गया, कूलेंट भी हो गया, और सब कुछ बता दिया मैंने, इसमें कुछ नहीं रह गया, ठीक है। लाओ मैं ले लूँ। ओहो, हट गया। बैंगलोर से आया मिस कॉल, चलो आएगा मैं। तो बच्चे, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। और लेकिन ध्यान रखना, न्यूक्लियर रिएक्टर की होलोकास्ट होती है, इसमें रेडिएशंस निकलती हैं, और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं है ये। चलो, अब बच्चे दूसरा पार्ट चलते हैं, वो है न्यूक्लियर, बस ये खत्म कर रहे हैं चैप्टर को, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें भी मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं बताना है। न्यूक्लियर फ्यूजन में मैंने बताया था आपको कि जो लाइट अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, उनको फ्यूज करना है। तो इसमें एग्जाम्पल हम ले लें। अच्छा, एक छोटा सा मैं पार्ट, रुक जाओ, वो और करा दूं, एक छोटा सा रह जाएगा, इसी में मैं बता देता हूँ। एक है बच्चे फास्ट बीटा रिएक्टर, ये और लिख लो। फास्ट बीटा रिएक्टर में क्या है कि बच्चे, वो रिएक्टर अपना जो फ्यूल है खुद ही बना रहा है रिएक्शन में। तो यूरेनियम 235 तो कम ही है, तो हम इसमें क्या करते हैं, यूरेनियम 238 यूज कर रहे हैं। इसमें बच्चे फास्ट न्यूट्रॉन, एक्चुअली में उसमें 235 में क्या है कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए, इसमें फास्ट न्यूट्रॉन चल जाएगा। इससे आपके पास यूरेनियम 239 बन गया, यूरेनियम 239 हो गया 92। अब इसमें से बच्चे दो बीटा निगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन निकले, तो कितना हो जाएगा 94। तो ये बच्चे प्लूटोनियम बन गया। तो जो प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम, तो ये बड़ा अच्छा आपके पास फ्यूल है। तो अच्छा है, 238 तो वैसे ही अबंडेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, 235 की अबंडेंस बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। और तो हम 238 को यूज कर कर उसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर लो, और उससे फास्ट बीटा रिएक्टर बन गया, यानी कि अपना फ्यूल खुद बनता चला जा रहा है, रिएक्टर खुद ही बना रहा है। वेरी गुड। चलो बच्चे, अब आज चलते हैं फ्यूजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर जो लाइट अनस्टेबल न्यूक्लियाई, वो आपके पास स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आपके पास यानी कि हाइड्रोजन प्रोटॉन है, इसको ज़्यादा मत कुछ करना है आपके पास, इतना ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा याद रखना, क्या क्वेश्चन आता है मैं बताऊंगा। कि 1H1 माना 4 हमने ले लिए न्यूक्लियस, इसमें जो रिएक्शन होती है, मैं कंप्लीट रिएक्शन दिखाकर सीधा सीधा आपको सिंबॉलिक बता रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन, ये बच्चे हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो गया, +2 न्यूट्रिनो, प्लस ये याद रखना है कि इसमें जो एनर्जी निकलती है 26.7 MeV, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, 26.7 MeV। मैंने बताया था कि पर न्यूक्लियन न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, 26.7 MeV का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रोटॉन्स, देखो न्यूक्लियर उसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटियम है ना, प्रोटियम मतलब प्रोटॉन ही है,
उन प्रोटॉन को फ्यूज करना है, तो आपस में जो आपके पास रिपल्सिव फोर्स होगा, कोलम्बियन फोर्स, उस बैरियर को ओवरकम करने के लिए तो बच्चे एनर्जी कितनी जरूरत पड़ती है, याद रखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्यूज या कंबाइन टू प्रोटॉन्स अगेंस्ट कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स। कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स याद रखना, इसकी वैल्यू है 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू है बच्चे 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि मैं इसको एज ए थर्मल एनर्जी के हिसाब से करूं, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी। तो टी बच्चे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो टी की वैल्यू आती है 3 × 10⁻⁹ केल्विन। और के बी जो है वो आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। कंप्लीट मैंने बता दिया आपको सारा। तो इतना जबरदस्त टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। आजकल वैसे न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन है ना, उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहा है, ऑलमोस्ट कर लिया है। तो इसलिए हम सेफ सोर्स ऑफ एनर्जी है, और न्यूक्लियर होलोकास्ट नहीं है, हैजर्डस बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि हाइड्रोजन है, बहुत बढ़िया चीज़ है, हाइड्रोजन फ्यूल भी यूज़ कर रहे हैं, बड़े क्लीन है, पर लेकिन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उसको हम कर रहे हैं। तो 3 × 10⁹ केल्विन टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है टू फ्यूज प्रोटॉन्स। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, इस सन का जो कोर है, सन्स कोर हैज 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर। एक्सक्यूज मी, 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर सन्स कोर में, यानी जो फोटोस्फेयर कहते हैं इसको, सन का आपको पता है, इस सेंट्रल पोर्शन ये फोटोस्फेयर है, फोटोस्फेयर फॉलोड बाय यहाँ पर बच्चे इसका सन एटमॉस्फेयर को कहते हैं क्रोमोस्फेयर। इसका टेम्परेचर 6000 केल्विन है, ये 10⁻⁷ केल्विन है। और बाहर बच्चे होता है इसका कोरोना, और उसका टेम्परेचर ये तो है 6000 केल्विन से बढ़कर फिर 10⁻⁷ केल्विन हो जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो मैं एक्सक्लेमेटरी साइन दिखा रहा हूँ, साइंटिस्ट हमेशा जब भी सोलर एक्लिप्स होता है तो वो इसी को देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कोरोना का टेम्परेचर जो है वो तो कम होना चाहिए, फर्नेस से जितना दूर जाते हैं तो उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, यहाँ बढ़ रहा है। इसका मतलब सन्स जो फ्लेयर है वो टेम्परेचर को बहुत बढ़ा रही है। तो सन के कोर में तो बच्चे टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन, विच इज वेरी वेरी लेस देन 10⁻9। तो तब भी वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का। तो इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो रीजन है बच्चे कि वहां पर हाई प्रेशर है। तो सन्स के जो कोर है, यानी जो फोटोस्फेयर है, वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, उस प्रेशर की वजह से हमें 10⁻9 केल्विन की बजाय 10⁻⁷ केल्विन इज सफिशिएंट टू फ्यूज प्रोटॉन्स। और आपको पता है कि सन से जो एनर्जी आती है उसका जो सोर्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, प्रोटॉन्स आपस में कंबाइन होकर हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। और आपको पता है कि जब सारा का सारा जब एग्जॉस्ट हो जाएगा हीलियम, तो सन, आपको पता है कि वो सन खत्म हो जाएगा, वो फिर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सबको अब तो पता नहीं, पता है नहीं पता है, तो जब 3500 केल्विन के आसपास टेम्परेचर हो जाएगा तो वो रेड जाइंट फेज कहते हैं। फिर बाद में हीलियम फिर एकदम फ्यूज होकर वो कार्बन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हीलियम जो है वो चेंज हो जाएगा, हीलियम कन्वर्ट होकर वो कार्बन में चेंज करके और फिर वो वाइट ड्वार्फ बनेगा। तो वहां से हमारा सारे संसार की जो
सभ्यताएं सारी खत्म हो जाएंगी इसको वाइट ड्वार्फ, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर होने से कोई चीज़ बचेगा नहीं। तो इस समय ऑप्टिमम टेम्परेचर है, आप आराम से अर्थ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर का जो चैप्टर है मैंने फिनिश कर दिया है। तो होप यू हैव एंजॉयड इट। इसके बाद बच्चे इसके हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट, जिससे आपको पूरा मैंने मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स कवर करा ली है। इसके आगे बच्चे हमारे पास एक सेमीकंडक्टर चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस उस पर आते हैं। तो आई एंड द मीटिंग नाउ। ठीक है, रिवाइज इट।